पाकिस्तान में मैं देखूं कि काफ़ी अनआइडेंटिफाइड चैलेंजेस हैं ई कॉमर्स को लेकर। ई कॉमर्स का फ्यूचर इज ब्राइट। उबैद अरशद को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जिंकू रिटेल, जिन्होंने एआई अंडरस्टैंडिंग से एक रेवोल्यूशनरी वन स्टॉप ई कॉमर्स सोल्यूशन बिल्ड किया। ई कॉमर्स में इस वक्त सैचुरेशन आ चुकी है या नहीं? तो वो वॉल्यूम या क्वांटम वहीं पे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए। पार्सल आया, वो सीधा कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच के ही कॉल करेंगी, तो पहले कॉल नहीं करेंगी। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या तो कस्टमर घर पे नहीं है या तो उसने कॉल नहीं उठाया, तो पार्सल सीधा रिटर्न में चला गया। देखिए, ऐसे ही कोरियर कंपनीज को अपने आप को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, अपने एसओपी और पॉलिसीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारी रिटर्निंग रेशियो मेरे ख्याल से 40% है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये चाइना नहीं सॉल्व कर पाया, तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सेंट्रलाइज डेटाबेस बननी चाहिए जिसमें हमें अपनी प्रोफाइलिंग करनी चाहिए। कौन सी कुरियर कंपनी आपको बहुत अच्छी लग रही है? जो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। ये सोल्यूशन हमें कहाँ से मिल सकता है? सो जिनको जो बेसिकली प्रोवाइड करता है वो यही प्रोवाइड करता है। जैसे हम ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओमनी चैनल प्रोवाइड करते हैं, ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जिंकू रिटेल से हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल कैसे सस्टेन कर सकते हैं? फिर डिलीवर होने के बाद द गुड थिंग इज ये भी लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा लगा। और ऐसी क्या सोल्यूशन मुझे मिल रहा है जो मुझे बाकी कुरियर कंपनी से नहीं मिलेगा? हम कस्टमर से मर्चेंट इस तरह कनेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के सामने ना होते हुए भी एक दूसरे के सामने। 2026 में हम एआई के थ्रू क्या चेंजेस देखते हैं ई कॉमर्स में? तो जो मिलियन कॉल्स $500 में चैट जीपीटी चार्ज कर रहा था, या उसको वो $4 में डीप सीक ले आया उसको। कस्टमर हैंडलिंग में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हर ई कॉमर्स स्टोर वाला कर रहा है लेकिन जिंकू रिटेल उसमें सक्सेसफुल है? 2025 के लिए प्रिपेयर रहें। जो भी अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपना ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज है अपनी लॉजिस्टिक सिलेक्शन को लेके, और ये पॉडकास्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। रिदा उमान पॉडकास्ट फीचरिंग उबैद अरशद, CEO एंड को फाउंडर ऑफ जिंकू रिटेल्स, योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ई कॉमर्स नीड्स। Mr. Ubaid Arshad, welcome to my podcast and thank you so much for your time. Thank you, Rita, for inviting me. I'm looking to have a great session with you. Thank you so much. इस वक्त पाकिस्तान में ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा बात हो रही है, विद ऑल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी कुरियर में, ठीक है। प्रॉब्लम ना मार्केटिंग है ना प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम है कैश ऑन डिलीवरी, जिसका रेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कम है। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे खुद को निकालेंगे? अच्छा, देखें, इसमें जो है आज के दिन में लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा चैलेंज है, और नो डाउट कि कैश ऑन डिलीवरी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मोर देन 96% कैश ऑन डिलीवरी पे जो है चल रहा है। सो द सिनेरियो इज़ के अभी पाकिस्तान में जो बैंकिंग सेक्टर है आपका, या इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है कि कार्ड्स जो है, क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है। एक दूसरा फिर ट्रस्ट का बड़ा इशू है, ठीक है, कि उस पर जो है मर्चेंट जो है वो अपनी जो पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहा है वो रीडायरेक्टेड यूज़ कर रहा है, और जो सिक्योरिटी या कंप्लायंस है वो उतना ज़्यादा बिलीव नहीं है कंज्यूमर को उस पर, और कैश ऑन डिलीवरी को अडेप्ट कर लिया गया है। तो जिस वजह से कैश ऑन डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा चल रही है। बिल्कुल उसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, रिटर्न बहुत आ जाती है, फिर उस पर आपके ओवरहेड जो है वो आपको इनकर करना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह वो जो प्रोडक्ट है वो इन्वेंट्री शेल्फ से जो है डी शेल्फ हो जाती है, लेकिन इन एक्चुअल वो डी शेल्फ हुई भी नहीं होती। फिर इन्हीं सेल का आप फेसबुक को या जितने डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, क्योंकि वो तो देके आपको चार्ज कर लेते हैं। सो आई गेस ये इसको जो है ना स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और स्टेट बैंक को भी इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा, और इसमें ये है कि मर्चेंट्स को ये करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ ऑप्शंस देनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ फैसिलिटेट करना पड़ेगा, कि शायद 1% डिस्काउंट 2% डिस्काउंट कार्ड पे देना ज़्यादा शुरू कर दें। तो डिस्काउंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना लें जिस पे एटलीस्ट जो है 30-40% को विद इन लाइक 5-6 ईयर्स में अगर ये लोग पेड की तरफ कन्वर्ट कर सके। बट स्टिल आई गेस कि इसमें टाइम लगेगा पाकिस्तान में इसको इवॉल्व होते हुए, क्योंकि 96% इज़ टू मच। लेकिन हाँ, इटली की 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसका कैश ऑन डिलीवरी सारी लॉजिस्टिक और कैश ऑन डिलीवरी होती है 95% पे, और वो सबसे ज़्यादा कामयाब है इस वक्त। वो इटली की आप कह रही है कैश ऑन डिलीवरी 95% है? जी, या पेड कैश ऑन डिलीवरी 95% है। हाँ, उसमें अच्छा काफ़ी मार्केट ऐसे है, इवन कि सऊदीया 70% पे है, दुबई में भी 30-40% कैश ऑन डिलीवरी है। कैश ऑन डिलीवरी में, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी एक मीडियम है, एक मेथड है।
कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे इजिप्ट में भी काफ़ी कैश ऑन डिलीवरी है, क्योंकि उधर का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है ना, या जो आपके कार्ड की अवेलेबिलिटी है वो उतनी नहीं है। हर बंदा क्रेडिट कार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं करता। पाकिस्तान की 1% आबादी के पास भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, ऐसे ही है। क्योंकि जो वो बेंचमार्क है क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, उतना हर किसी के पास है नहीं, उतनी अर्निंग या वो चीज़ें नहीं है। सो आई गेस कि कैश ऑन डिलीवरी को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। कैश ऑन डिलीवरी को जो है मज़ीद ऑटोमेट करने की ज़रूरत है। और आई गेस ये जो जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश, ऐसी जो प्लेयर्स हैं, ये काफ़ी एक वाइटल रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम चाइना ऑन द अदर हैंड देखें तो 440 मिलियन से भी ज़्यादा उनके पार्सल्स एक दिन के जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि रिटर्निंग रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये चाइना नहीं सॉल्व कर पाया तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारी रिटर्निंग रेशियो मेरे ख्याल से 40% है। हमारी जो रिटर्निंग रेशियो है वो डिपेंड करती है कैटेगरी टू कैटेगरी। हमारी 40 भी नहीं है, हमारी कम है। इससे भी कम हो इससे गई। भी कम है। हमारी जो है वो 15 to 25 के बीच में, जो कि एक आइडियल ब्रांड है। जो कि लार्ज इंटरप्राइज है उसकी कहीं ना कहीं 10 से 12 पे होती है, ठीक है। फिर उसमें कैटेगरी वाइज भी मैटर करता है। ठीक है। जैसे शू में ज़्यादा है रिटर्न, अपैरल में कम है एज़ कम्पेयर टू शू। तो वो डिपेंड करता है कि क्या कैटेगरी है। बट जो अच्छे ब्रांड है वो सिंगल डिजिट में भी रिटर्न को लेके आए हुए हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कंज्यूमर से कनेक्ट कैसे कर रहे हो, आप ऑर्डर की वेरिफिकेशन कैसे कर रहे हो, ऑर्डर की वेरिफिकेशन कैसे कर रहे हो, हाउ डू यू नो अबाउट योर कंज्यूमर जिसने वो परचेज किया, कि व्हाट इज़ द ट्रैक रिकॉर्ड, व्हाट इज़ द हिस्ट्री। फिर मुझे लगता है कुछ सेंट्रलाइज डेटाबेस को यूज़ करना चाहिए, जिसमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि किस कंज्यूमर का क्या रिटर्न का बिहेवियर है, किस कंज्यूमर ने कितना रिटर्न किया हुआ तो है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होना चाहिए? देखिए, इसका सोल्यूशन मेरा ख्याल है 3 से 4 चीज़ें जो इसके सोल्यूशन में जाती है मेरे अकॉर्डिंगली। नंबर 1 तो ये है कि रिटर्न को कंट्रोल करने के लिए हमें ऑर्डर को वेरीफाई उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। और जो हिस्टोरिकल जो भी लोग इस पे काम कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बननी चाहिए, जिसमें हमें अपनी प्रोफाइलिंग करनी चाहिए कि किस कंज्यूमर का क्या रिटर्न रेशियो है। फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके पेमेंट गेटवेज इनेबल होने चाहिए। सो सपोज एक कस्टमर है, अगर उसका ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में 100 में से 90 दफ़ा वो नहीं लेता, तो उसको चेकआउट के ऊपर पेड ही दिखना चाहिए, उसको कैश ऑन डिलीवरी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और अगर इसी तरह मल्टीपल जो प्रोफाइलिंग करके उनकी बिहेवियर के अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट गेटवे शो करने चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह जो कोरियर जहाँ बीच में प्रॉब्लम करता है, वहाँ पे कोरियर पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि कुछ कोरियर जो है वो अटेम्प्ट भी नहीं करते और रिटर्न ले आते हैं। जी, कुरियर कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अभी कोई पार्सल आया, वो सीधा कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच के ही कॉल करेंगी, वो पहले कॉल नहीं करेंगी। अब इसमें 2 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या तो कस्टमर घर पे नहीं है या तो उसने कॉल नहीं उठाया, तो पार्सल सीधा रिटर्न में चला गया। इसमें ना प्रोडक्ट का इशू है, ना मर्चेंट का इशू है, इशू आता है हमारी कुरियर कंपनीज का। देखिए, ऐसे ही कुरियर कंपनीज को अपने आप को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, अपने SOP और पॉलिसीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, विद इन देयर स्ट्रेंथ, विद इन द कैपेसिटी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। दे लुकिंग फॉर अ टू मच क्वांटम एंड वॉल्यूम। उनका उतनी ऑपरेशनल जो है वो पोटेंशियल नहीं होता उनके ऑपरेशंस में, जितना वो लोड लेके बैठ जाते हैं। तो वो अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, जिस वजह से जो है वो फिर कंज्यूमर भी डिस्टर्ब होता है, ब्रांड या मर्चेंट भी डिस्टर्ब होता है। सो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि कोरियर्स को लोड मैनेजमेंट पे भी काम करना चाहिए, ठीक है। बहुत से कोरियर मैंने देखा वो लोड मैनेजमेंट पे काम नहीं करते, इसलिए जब फेस्टिव सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा लोड होता है, सो दे आर अनेबल टू परफॉर्म, ठीक है। और उस पर उनकी बैड रिप्यूट और क्रेडिबिलिटी की वजह से वो काफ़ी टाइम तक फिर यही चलता है कि ये कोरियर अच्छा है, ये कोरियर अच्छा नहीं है। सो मुझे लगता है कोरियर को अपनी प्रोसेस पे काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त कौन सी कुरियर कंपनी आपको बहुत अच्छी लग रही है? देखिए, इसमें बहुत सी कोरियर कंपनीज़ हैं, पोस्टेक्स है, क्या कहते हैं, उसके बाद आपका TCS, और हर कोरियर कंपनी जो है अपनी जगह परफॉर्म कर रही है। बट बात वही है, जो अपनी विद इन रेंज और विद इन एक्सपर्टीज ऑफ अ सर्टन ऑपरेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जहाँ स्ट्रॉन्ग है, वो डिपेंड करता है। देयर इज़ नो वन कोरियर जो कि कंप्लीट पाकिस्तान को मैनेज कर सके। देयर इज़ नो वन कोरियर जिसका मैं बोलूँ वो बहुत आउटस्टैंड करता है। मेजॉरिटी जो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। जैसे पोस्टेक्स ले लिया, TCS ले लिया, लेपर्ड ले लिया, कुछ एरियाज TCS को दे दिया, कुछ लेपर्ड को दे दिया, कुछ पोस्टेक्स को दे दिया। तो किस तरह के कॉम्बिनेशंस, ये सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिल सकता है? अच्छा, ये सॉल्यूशन तो हमारे सॉल्यूशन में से, सो जिनको जो बेसिकली प्रोवाइड करता है वो यही
प्रोवाइड करता है। जैसे हम जो प्रोवाइड करते हैं वो हम ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओमनी चैनल प्रोवाइड करते हैं, ऑर्डर की वेरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सएप की कंफर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर कस्टमर की प्रोफाइलिंग प्रोवाइड करते हैं कि हम डिटेक्ट करके बताते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक ऑर्डर का डिलीवर होने की, कैंसिल होने की, रिटर्न होने की। फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेशन सेट हो जाती है कि अगर एक प्रीमियम कस्टमर है तो उसको देयर इज नो नीड ऑफ वेरिफिकेशन। अच्छा, बेसिकली कि आपके पास कस्टमर का डाटा भी है। हाँ, कस्टमर डाटा भी है, हमारे कस्टमर डाटा भी है। हम मर्चेंट के कंसेंट से उनकी बेटरमेंट के लिए उसको यूटिलाइज भी करते हैं, उस पर प्रिडिक्शन भी, प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी करके देते हैं। और फिर उसके बाद जो आपने कोरियर, जितने कोरियर्स हैं इनको सेंट्रलाइज करके देते हैं। मतलब वी हैव लाइक मोर देन 48 कोरियर्स इंटीग्रेटेड विद इन आवर प्लेटफॉर्म। सो विच मीन्स कि आपने अगर कौन सा एरिया, कौन से पेमेंट मेथड का किस सिटी को देना, किस कोरियर को देना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैनेज होती हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग लाइक इन एंड आउट विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑपरेशनल सोल्यूशन फॉर द ई कॉमर्स मर्चेंट्स। फाइन। तो जिंकू रिटेल से हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल कैसे सस्टेन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ऑर्डर ट्रैकिंग का मॉड्यूल है और रिव्यू का मॉड्यूल है, विच मीन्स कि हम ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी ऑफ ऑर्डर, उसमें हम हर एक टच पॉइंट पे वी डू कनेक्ट कंज्यूमर टू द मर्चेंट विद द कोरियर, जिसमें देयर इज एग्जैक्ट विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जिसकी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि जब ऑर्डर पे सी नंबर जनरेट होता है तो हम वेबसाइट के ऊपर कंज्यूमर को अपना लॉगिन पे पेज दिख रहा होता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, कब आएगा। फिर डिलीवर होने के बाद द गुड थिंग इज वी हैव मूव वन स्टेप फर्दर, जिसमें हम उनसे ये भी लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा लगा, कोरियर कैसा लगा, और आपको प्रेफर्ड कोरियर कौन सा है, ताकि चीज़ों को टेलर्ड किया जा सके। जैसे लाहौर पूरा एग्जांपल दे रहा है कि एक्स कोरियर बहुत अच्छा करता है, बट आप चाहते हैं कि आपके घर में वाई कोरियर आया करे, बिकॉज वाई कोरियर अंडरस्टैंड्स अ मच बेटर एंड अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट इस कोरियर की सर्विस अच्छी है, सो यू कैन सेट योर प्रेफरेंस। तो इस तरह की हमने जो है ना मल्टीपल टच पॉइंट्स, मल्टीपल ऑप्शन दी हुई हैं ताकि हम रिटर्न को रिड्यूस कर सकें। फास्टर डिलीवरी का भी ऑप्शन है, मोस्टली 2 दिन का होता है, लेकिन कस्टमर चाहता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट 2 दिन में हमें चीज़ मिल जाए। बिल्कुल, उसमें 3 चीज़ें। एक है क्विक कॉमर्स, हम क्विक कॉमर्स में भी इंटीग्रेटेड है, जैसे पांडा गो टाइप हो गया, बाइकिया टाइप हो गया, हम ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटीग्रेटेड है। फिर एक्सप्रेस डिलीवरी जो कुछ कोरियर प्रोवाइड कर रहे हैं सेम डे, उस पर भी हम इंटीग्रेटेड है। और फिर ऑन टाइम डिलीवरी के ऊपर भी हमने ये सारे मॉडल्स मर्चेंट टू कंज्यूमर के बीच में ब्रिज करके दिए हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ से अपने रिटर्निंग रेट को कम कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो इसी तरह है ना कि जितना जल्दी कस्टमर को चाहिए, अगर आप उस टाइम पे उसको डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, उसमें एक्सेप्टेंस की पावर जो है वो ज़्यादा होगी। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तानी मार्केट, जब मैं फैशन और अपैरल की मेनली बात करूँ, नॉट द फूड इंडस्ट्री एंड ऑल, मेरा क्योंकि जो अपना ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो फैशन और फुटवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये चलती है फेस्टिव सीजन के ऊपर कि आज फ्लैश फ्राइडे आ गया, अब ईद आ गई, ठीक है, अब समर क्लियरेंस आ गई, तो उसके ऊपर ये बहुत मैटर करता है कि आप वो इवेंट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि कंज्यूमर का बहुत बड़ा थ्रेट ये होता है कि मैंने अगर सेल पे एक आर्टिकल परचेज किया हुआ है, तो जैसे अब एक फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो अगर आप वो 10-10 दिन नहीं देते तो उनको ये थ्रेट होता है कि हमें आएगा, लेट आएगा, हमें हो सकता है पहले पहनना है। तो ऐसी भी बाइंग बिहेवियर देखा गया कि लोग जानबूझ के इस रिस्क को जो है निगेट करने के लिए वो 2 से 3 डिफरेंट ब्रांड में सेम प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। जो पहले आता है उसको ले लेते हैं, जो बाकी आता है उसको वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अच्छा, कस्टमर हैंडलिंग में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हर ई कॉमर्स स्टोर वाला कर रहा है, लेकिन जिंकू रिटेल उसमें सक्सेसफुल है? कस्टमर हैंडलिंग में जी। देखिए, हम जो हमारी स्पेशलिटी है ना, हमारी स्पेशलिटी 2 से 3 चीज़ों की है। हमारी स्पेशलिटी ये है कि सबसे पहले हम कस्टमर की प्रोफाइलिंग बहुत स्ट्रांगली करके देते हैं, ठीक है। तो जो कस्टमर प्रोफाइलिंग है ना, वो उससे होता ये है कि उससे आपको यू कैन प्रिडिक्ट कि ये कस्टमर लेगा, नहीं लेगा, या इसकी ओवरऑल रेशियो ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है ऑर्डर की। तो एक ये कस्टमर को ऑर्डर ट्रैकेट वगैरह पे विजिबिलिटी देना, मर्चेंट को उससे कनेक्ट करना। सो जिस तरह से ऑर्डर की जर्नी विद इन द बैक ऑफिस चल रही है ना, हम ट्रांसपेरेंटली वो चीज़ जो है कंज्यूमर तक कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि तो कस्टमर केयर भी सर्विस प्रोवाइड करता है कि कॉल पे वेरिफिकेशन जाएगी सब। हाँ, ये सब ऑटोमेशन IVR कॉल्स के थ्रू होगी, कॉल कंफर्मेशन होगी, ये सारा हमारे पोर्टल के थ्रू ब्रांड्स मैनेज करते हैं और टेलर्ड वे में मैनेज करते हैं। सिर्फ उन प्रोफाइल्स को ये करने की ज़रूरत है जिस पे आपको आइडिया नहीं है कि लेंगे या नहीं लेंगे, या जिसमें आप चाहते हैं कि यार आपकी ये ना रिफ्यूज होके आ जाए। हाँ, उन ऑर्डर्स पे नहीं जिनका आपको पता है कि लॉयल कस्टमर्स हैं या लॉयल टू द इंडस्ट्री हैं, जिसने 100 ऑर्डर लिए हैं तो 99-98 डिलीवर्ड है, तो उस पर आपको 2 रुपये कॉल की, IVR कॉल किया, खुद अपना रिसोर्स कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि अगर मेरा ई-कॉमर्स स्टोर है, डेली के 100 ऑर्डर्स हैं, तो वो 100 ऑर्डर्स कैसे मैनेज करते हैं आप, और ऐसी क्या सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है जो मुझे बाकी कुरियर कंपनी से नहीं मिलेगा, जी। कि टाइमली पहुंचेगा और कुरियर कंपनी दोबारा अटेम्प्ट करेगी? अच्छा, इसमें देखें 2 से 3 चीज़ें हैं। हम क्योंकि मिडलवेयर हैं और हम एक तो हमारा अपना प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म से कर रहे हैं तो हम उसमें चेकआउट के ऊपर भी कस्टमाइज़ेशन दे देते हैं कि अच्छा। हमारे डेटा से अगर चेकआउट के ऊपर ये आया कि आप ऑर्डर लेती ही नहीं है, तो वो उधर आपका चेकआउट ही ब्लॉक कर देगा या आपको सिर्फ पेड दिखाएगा, जैसे मैंने बातें बोली। ठीक सो है, इसके ठीक लिए है, वी हैव ठीक 2 है। प्रोडक्ट, वन इज़ कॉमर्स बाय जिंको रिटेल, वन इज़ जिंको रिटेल। सो कॉमर्स बाय जिंको रिटेल इज़ लाइक अ स्टोर फ्रंट, लाइक शॉपिफाई एंड मैजेंटो, और ओके। जिंको रिटेल जो है वो पोस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। सो इसमें ये है कि जब जिंको रिटेल के ऊपर ऑर्डर आता है, हम शॉपिफाई से या कहीं से मैजेंटो से किसी भी प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम जब हम उस ऑर्डर को लेते हैं, फिर उसके बाद जो है 100 ऑर्डर आए, कैश ऑन डिलीवरी के बाइफिकेट कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड के बाइफिकेट कर लेते हैं। फिर कैश ऑन डिलीवरी में मजीद बाइफिकेशन कर देते हैं कि ये ऑर्डर 100% चांसेस हैं कि इसने डिलीवर होना है एज पर द हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, वो ऑटो प्रोसेस हो जाते हैं फुल। और फिर जो कोरियर के रूल्स लगे होते हैं कि लाहौर के थे 50 ऑर्डर, तो ये ऑटोमेटिकली इस कोरियर को देना है, ये लाहौर टू कराची जा रहे हैं, ये इन कोरियर्स को देना है। तो ये ऑटोमेटिकली सारी काम होकर इन्वॉइसिंग सामने आ जाती है। जब इन्वॉइसिंग आती है, फिर उसको इन्वॉइस ली जाती है, प्रोडक्ट लिया जाता है, फिर स्कैनिंग की जाती है कि एक इन्वॉइस के अगेंस्ट गलत आर्टिकल ना चला जाए। फिर उस पर पिक पैक शिप का प्रोसेस हमारे प्रोडक्ट के अंदर होता है। फिर ऑर्डर चला जाता है डिस्पैच पे। फिर जब ऑर्डर रूट पे होता है, डिलीवर्ड है, इन ट्रांजिट है, डेली बेसिस पे सारे स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे होते हैं। वन विंडो सोल्यूशन होते हैं। सो यू डू नॉट नीड टू ओपन शॉपिफाई, यू डू नॉट नीड टू ओपन मल्टीपल कोरियर पोर्टल। और इसी तरह ये डाटा अगर आपने ERP के साथ कनेक्ट करके उस पर आपने इस डाटा को ट्रैवल कराना है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बट द गुड थिंग इज, जो हम क्लेम करते हैं, इट्स all of this thing is happening under one window. So you do not need to manage multiple windows, which will save your time, which will improve your visibility, or overall आपकी operational efficiency will go on a higher side. One, secondly, फिर ये कि इसमें dispatch से delivered हुआ, customer tracking कर रहा है, customer review दे रहा है. So in a way कि हम customer से merchant इस तरह connect करते हैं कि वो एक दूसरे के सामने ना होते हुए भी एक दूसरे के सामने हो। ओके, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, मल्टीपल टच पॉइंट्स को कनेक्ट करके, ठीक है ना, एक आइडियल वे में। बिकॉज वी हैव सीन दिस थिंग कि ऑर्डर ट्रैकर की पेज की वजह से जब कस्टमर को ये आइडिया होता है ना कि आई एम गेटिंग द विजिबिलिटी, तो कस्टमर फील मोर कन्वीनियंट इन टर्म्स ऑफ कि अगर उसको कुछ पता ही नहीं है कि मेरा ऑर्डर कब आना है और वो कस्टमर सर्विस में कॉल कर रहा है और मैडम मैं आपको बताती हूँ, मैडम मैं आपको बताता हूँ. सो वी हैव अवॉइडेड दैट, eliminated that verbal communication. So this is the aspect जिसमें I guess कि we are processing like more than 2.5 million order monthly from our platform. ठीक है, पाकिस्तान की 80-90% large enterprise fashion और shoe में they are already using us. So this is something which is we have learned all these things from the market. ठीक है, ये मर्चेंट ने हमें इन चीज़ों को कर लिया, करके दिया है. So this is something directly coming from the market's brain. बेसिकली चेकआउट के बाद मर्चेंट का कोई नहीं इससे लेना देना, चेकआउट के बाद सारी हेडेक जिंको रिटेल की या ऐसी है. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सेपरेटली हम सब कुरियर को हैंडलिंग करते हैं तो, और जिंको का एक तरफ है, तो प्राइसिंग में और टैक्सेशन में हमें क्या कमी फील होगी? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप एक सर्टन वॉल्यूम पे होते हैं ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस मर्चेंट के 500 से ऊपर ऑर्डर है ना, हम उसके लिए इकोनॉमिकल भी हैं, हम उसके लिए अफोर्डेबल भी हैं, हम उसके लिए वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं. ठीक है. इफ़ वी आर नॉट डूइंग दीज थ्री थिंग्स, यू डू नॉट नीड टू कम टू अस. 500 से ऊपर डेली नहीं, मंथली. ठीक है. बिकॉज आप डिफरेंट कोरियर की ऐप करते हो, फिर डिफरेंट बुकिंग करते हो, फिर पिक पैक शिप डिफरेंट वे में करते हो. देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड वे टू आइडेंटिफाई कि आपने कब क्या किया और डेटा को फिर एक्सेल करो, ये करो, सारा कुछ करो, फिर एक टीम्स रखो. जैसे जैसे आप स्केल करोगे, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. प्रॉफिट है उतना. हाँ, नहीं मैनेज नहीं कर सकते. और इतना खास फर्क नहीं है उसके बीच में. हाँ, नहीं, इतना नहीं है. मतलब दैट्स समथिंग व्हिच इज जस्टिफाइड. अच्छा, ये सो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कल को हमें कोई और प्लेटफॉर्म भी दे सकता है, हमें शॉपिफाई भी कैटेगराइज कर सकता है, क्योंकि AI तेज़ी से बढ़ रहा है, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं. देखिए, होने को तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट वी हैव सीन विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है उनके लिए पाकिस्तान की मार्केट या उसके टेलर्ड प्रॉब्लम्स को या उसके लिए टेलर्ड करना, दे हैव नॉट शोन द ओपननेस. ठीक है, बिकॉज दे हैव अदर बिग मार्केट्स, दे आर वर्किंग ऑन दैट. सो दैट्स व्हाई वी फाउंड दिस थिंग एज एन अपॉर्चुनिटी always. So we do not see near future a threat coming from these platform. And as a native product sitting here, we have a lot of room to modify and tailor things and giving that
फिजिकल टच टू द मर्चेंट, कि जैसे शॉफा उठ के किसी ब्रांड के पास तो नहीं जाके बैठ रहा, मैं जाके बैठ के मैं या मेरी टीम बात सुन रही है। सो आई गेस रीजनल लेवल पे प्रोडक्ट्स अपने अकॉर्डिंगली टेलर्ड होते चले जा रहे हैं, और चीज़ों का स्टैंडर्डाइज होना भी ज़रूरी है, हो भी रहा है। बिल्कुल। बट जो रीजनल लेवल पे प्रोडक्ट्स हैं दे विल आल्सो स्केल एंड दे विल आल्सो एक्सेल। सो आई गेस आई डू नॉट सी दिस थिंग एज अ थ्रेट नियर फ्यूचर। ओके। तो आने वाले कुछ सालों में या 2026 में हम एआई के थ्रू क्या चेंजेस देखते हैं ई हाँ। कॉमर्स में? देखिए एआई जो है वो दैट्स समथिंग व्हिच इज हॉट टॉपिक राइट नाउ नाउअडेज, और no डीप doubt- सीक ऑल्सो। हाँ डीप सीक। अब देखें ना, डीप सीक में जो 600 बिलियन के जो शेयर्स हैं वो एनवीडिया के जो रिड्यूस हुए हैं, दैट ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ जीपीयूज, कि जो प्रोसेसिंग जो सारा कुछ चैट जीपीटी आपको लाइक 30 टाइम या 50 टाइम 60 टाइम जो है वो करके दे रहा था, मतलब जीपीयूज यूज हो रहा था, प्रोसेसिंग की स्पीड यूज हो रही थी, या इंफ्रा जितना यूज हो रहा था। ठीक है। डीप सीक ने उसको 56 टाइम लेस कर दिया। तो जो मिलियन कॉल्स $500 में चैट जीपीटी चार्ज कर रहा था, या उसकी अपनी कॉस्ट थी, वो $4 में डीप सीक ले आया उसको। हाँ, बट आई स्टिल बिलीव कि ये अभी सिर्फ स्टार्ट है, बिकॉज चैट जीपीटी के और डीप सीक जैसे 50 और प्रोडक्ट्स आएंगे। किसी का अपना डेटा सेट होगा जो कि फार्मास्यूटिकल साइड पे अच्छा होगा, किसी का अपना डेटा सेट होगा जो डेवलपमेंट कोडर्स इनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। सो इट्स जस्ट अ स्टार्ट, दे विल कम्पीट, दे विल फाइट। और उसमें जैसे वो सैम अल्टमैन का ट्वीट भी ऑब्वियसली आ गया कि वी हैव दैट कंपटीशन राइट नाउ, और हम उस पर जो है वो बेटर करेंगे चीज़ों को, सही चीज़ें। तो एआई इज़ एवरीवेयर राइट नाउ, एंड इट्स बीन, पहले देखे ना, ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले रजिस्टर पे काम होता था, फिर कंप्यूटर पे काम हुआ, फिर एक्सेल पे काम हुआ, फिर सॉफ्टवेयर है। अब ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग नाउ देयर विल बी एआई। ठीक है, एआई के ऊपर सेल्फ लर्निंग होगी, ठीक है, वो एफिशिएंट होगा, इंटेलिजेंस उसके अंदर होगी, ठीक है, वो एनी बेस्ड मॉडल के साथ कनेक्ट करेगा, वो ह्यूमन का काम और आसान करता चला जाएगा, नई जॉब्स को इनेबल करेगा। ठीक है, और सो व्हाट आई फील लाइक इज कि द फ्यूचर इज ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। You should know how to use this product, how to use prompt, ये सारी चीज़ें। तो AI ई कॉमर्स में भी बड़ा मैसिव रोल प्ले करने लगी है। ठीक है, आप देखेंगे व्हाट आई सी द फ्यूचर इज़ के आपने गैजेट पहना हुआ है, एंड इफ़ यू से कि यार मैंने XYZ प्रोडक्ट लेना है, तो उसमें वो आपके कंपैरिजंस बिल्ड हो जाएंगे, AI करके दे देगा, फिर उसके ऊपर आपने परचेज करनी है। सो व्हाट आई सी व्हाट्सएप and a chat GPT and these type of model forcing consumer to buy, or the consumer will get the right comparison, so it would be their one window. Like marketplace, Amazon एक marketplace है ना, तो marketplace में आपको comparison मिल जाते हैं, under one umbrella सब कुछ मिल जाता है। So it would be sort of an enhanced version of an intelligent shopping. The intelligent shopping would be, I do not know what to wear, but I know I'm going at a party, so किसी की वलीमे में सपोज एग्जाम, सो आई वुड से कि है चैट जीपीटी और डीप सीक एनीथिंग, आई एम अटेंडिंग द वलीमा पार्टी ऑफ दिस इट्स इन द मॉर्निंग और इज इन द डे, सो आई वांट टू व्हाट शुड आई वेयर, दिस इज द थीम, सो ऑटोमेटिकली द प्रोडक्ट्स विल कम आउट। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर हमने एक प्रोडक्ट देख ली, उसके बाद हमें बार बार वही चीज़ नज़र आएगी, लेसर में भी और ज़्यादा प्राइस में भी। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें देखिए, इसमें तो ये तो बहुत पहले से हो रहा है, और ये अब आगे इन्हांस होता चला जाएगा। सो द थिंग इज वाया पिक्सल और वाया ब्राउजर एंड कुकीज, they capture the websites, they capture the interest, the behavior of a consumer to retarget. ठीक है, तो ये retargeting वहीं से आपका डाटा, कस्टमर डाटा लेते हैं। ऐसे वहीं से। so there are two type of data. One, you have registered and you have login, so it's a login data of a person. Okay. But if you have not logged in, but आपने ब्राउजर और कुकीज में अपने ब्राउजर की एक्सेस दे दी है, so the system does not understand, the system does not know कि ये बंदा कौन है, लेकिन सिस्टम को ये बात पता है कि शॉपिंग इंटरेस्ट है, कि ये ब्राउजर कौन से ब्राउजर में क्या यूज हो रहा है। Okay. तो उस ब्राउजर में पॉपअप्स आते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज पुश नोटिफिकेशन ऑन मोबाइल, पुश नोटिफिकेशन ऑन वेब। जैसे आज आप ब्राउजर पे जाएं और आप फीमेल की ड्रेस देखना स्टार्ट कर दें, ठीक है, अब आपने लॉगिन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन आपको अगर आपने पुश नोटिफिकेशन वगैरह अलाउ किया हुआ है, तो आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड उस ब्राउजर में पुश नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हाट दे हैव कैप्चर्ड बाय ब्राउजर एंड कुकीज। तो ये तो बहुत पहले से हो रहा है। फिर फेसबुक तो ऑलरेडी एआई पे कब से चल रहा है, गूगल भी चल रहा है, इसलिए फेसबुक की आप जो एल्गोरिथम देखें, जो शॉपिंग है, जो कैंपेन है, या जो मेटा
चलता है वो इसी चीज़ पे चलता है, बट ये अब एक्सेसिबल हो रही है लेमैन के लिए भी। ओके, तो सेकंडली ये है कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर वहाँ से ऑटोमेट भी हो चुका है शायद, लेकिन कस्टमर को अब इसको कैंसिल करना है, वो इसमें ये सोल्यूशन नहीं है। हमारे इसमें ये भी सॉल्यूशन है कि अगर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया बाय मिस्टेक और इफ देयर इज अ चेंज ऑफ माइंड, सो व्हाट कस्टमर कैन डू कि उसको एक लिंक आया होता है या ऑर्डर ट्रैकिंग के पेज पे जाके एक सर्टन स्टेज से पहले जब तक ऑर्डर पैक नहीं हुआ कस्टमर कैन कैंसिल द ऑर्डर वन। दूसरा हम Okay. व्हाट्सएप के ऊपर कस्टमर को नोटिफाई करते हैं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया आप व्हाट्सएप आ जाएगा, आपने कंफर्म करना है तो उसको इसको यस कर दें और बिफोर डिस्पैच, हाँ ये बिफोर सारी डिस्पैच, नहीं तो उसके बाद Before ऑप्शन dispatch, सो ये okay. ट्रिगर सेट हो जाती है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटेड है हाँ। लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं देखूं कि काफ़ी अनआइडेंटिफाइड चैलेंजेस हैं ई कॉमर्स को लेके, है बिल्कुल है। तो ई कॉमर्स का क्या फीचर देखते हैं आप? देखिए वी आर द 44 लार्जेस्ट मार्केट, ठीक है, एंड हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, और इस वक्त जो हमारे ग्राउंड चैलेंजेस हैं, जो हमारी एनर्जी का क्राइसिस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, ई कॉमर्स का फ्यूचर इज ब्राइट। हाँ, और एक्सेप्टेंस इज देयर, एडेप्टेबिलिटी इज देयर, और फिर एक और चीज़ है, आप 50% से ज़्यादा यूथ हो जो कि ऑलरेडी टेक को अडेप्ट करने के लिए ईगर है, या नाउ टेक इज एवरीवेयर, सो आई सी द फ्यूचर ब्राइट ऑफ ई कॉमर्स, इट इज़ ग्रोइंग, इट विल ग्रो। आप देखें हम जब 2017 से स्टार्ट हुए थे तो उसके बाद से ईयर ऑन ईयर 92% ग्रोथ, 100% ग्रोथ वी हैव टारगेटेड, फिर उसके बाद 200 to 300% ग्रोथ हमने टारगेट की प्री और पोस्ट कोविड में, ठीक है, सो फ्यूचर इज देयर। कोविड से बाद बहुत ज़्यादा कोविड के बाद difference आया, कोविड के बाद तो जो वो जनरेशन थी जो नहीं यूज़ करती थी या जिसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी उसकी भी आ गई ना, बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन, सो आई गेस के फ्यूचर इज गुड ब्राइट व्हाट आई सी। और ई कॉमर्स में इस वक्त सैचुरेशन आ चुकी है या नहीं? डिपेंड करता है, बिल्कुल कंपटीशन सख्त हो गया, सैचुरेट नहीं हुई मार्केट, कंपटीशन सख्त हो गया, ठीक है, पहले बहुत जो है ना वो पूल जो है वो लिमिटेड था, अब उस पूल में मल्टीपल प्लेयर्स आ गए, ठीक है, तो वो वॉल्यूम या क्वांटम वहीं पे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए वो सैचुरेशन जो है वो फील हो रही है, बट आई डोंट फील लाइक इट्स सैचुरेटेड, और उसमें भी सैचुरेशन डिपेंड करेगी कुछ कैटेगरीज, ओके, इट मे वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कैटेगरी टू कैटेगरी। फाइन। इस वक्त पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ या कोई भी काम कर रहा है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू अपना ई कॉमर्स स्टोर भी रन कर सकता है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ की तरफ आ भी नहीं, सो व्हाट डू यू थिंक कि सीधा ई कॉमर्स से स्टार्ट करना चाहिए या उनको सिर्फ ई कॉमर्स की लर्निंग ही लेके इसी में उलझा रहना चाहिए? यू नो व्हाट आई मीन, कि सब लोग इस वक्त ई कॉमर्स की सिर्फ लर्निंग्स दे रहे हैं, उसको आगे प्रोसीड या बिजनेस की तरफ नहीं लेके जा रहे। मैं समझ गया। देखिए देयर आर 2 to 3 एस्पेक्ट्स। नंबर 1 एस्पेक्ट इज के ई कॉमर्स जब ग्रो कर रहा है तो बिजनेस भी बनेंगे, नौकरियां भी निकलेंगी, आपका एम्प्लॉयमेंट भी जो आ रही है वो तो आती जाएगी, प्लस सर्विसेज की एजेंसीज भी आएंगी, सो इट वुड बी अ कंप्लीट फनल। ऐसा तो कभी नहीं होगा ई कॉमर्स ग्रो करेगा तो खाली सारे बिजनेसमैन हो जाएंगे, नहीं, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ उनकी नौकरी कर रहे होंगे, कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, कुछ सर्विसेज एजेंसीज बना के चल रहे होंगे, सो देयर इज अ ग्रोथ एवरीवेयर, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो स्टैग्नेंट होती चली जाएंगी, कुछ चीज़ें ऑब्सोलीट होती चली जाएंगी, सो मेरा तो इसमें ये एडवाइस होगी कि टेक्नोलॉजी में द गुड एंड बैड थिंग इज के यू कैन ग्रो, लाइक ओवरनाइट भी आप ग्रो कर सकते हो इफ यू आर पुटिंग योर ब्लड एंड स्वेट इन समथिंग, बट द वर्स्ट साइड इज कि टेक्नोलॉजी उतनी जल्दी ऑब्सोलीट भी हो सकती है, ठीक है, सो यू नीड टू हैव दैट बैलेंस कि आपने वो लर्निंग वाला पर्सपेक्टिव छोड़ना नहीं है, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ओके अगर ये ऑब्सोलीट हुआ तो नेक्स्ट में क्या करूँगा, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, इनोवेशन, ठीक है, न्यू लर्निंग्स, दैट्स समथिंग यू नीड टू बी ऑन योर टोज एवरी टाइम इन टेक्नोलॉजी और इन ई कॉमर्स एंड ऑल दैट एस्पेक्ट। तो मुझे लगता है कि आपका एक स्टोर है, 20 आउटलेट्स होती है ना, तो एक जगह फेल होती है, 19 काम कर रही होती है, ये आपका एक ही स्टोर है जो कि पूरे पाकिस्तान में या ग्लोबली भी सेल कर रहा है, सो यू नीड टू बी ऑन योर टोज, यू नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स, यू नीड टू डू A/B टेस्टिंग, you need to identify what your consumer are saying, how your consumer is being treated on your website, ये सारी चीज़ें, सो ये बड़ा मैटर करते हैं इन चीज़ों पे। अच्छा, अगर मैं अभी बात करूँ इंडिया की, हमारे पड़ोसी मुल्क की, वहाँ पे उन चीज़ों को, उन लोगों को स्टार्टअप से ज़्यादा या ई कॉमर्स से ज़्यादा इंटरेस्ट है बिज़नेस में, वो चीज़ें काफ़ी पीछे रह जाती हैं, और मेन बात होती है सिर्फ बिज़नेस से कि आपने इस चीज़ को स्टेप इन करके ऊपर कैसे चढ़ना है।
तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में व्हाट डू यू से टू अबाउट यूथ? अच्छा देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी रेलिवेंट, वेरी नीडफुल टॉपिक नाउअडेज, बट उसमें ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स टू इंडिया, क्योंकि उसकी रीज़न ये है, in terms of exposure, in terms of education, in terms of the build from last 2-3 decade, we are very different from them. ठीक है, हमारी जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस हैं, जो नेशनल लेवल पे क्राइसिस हैं, दे आर नॉट फेसिंग दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनमें वो आइडिया, वो इनोवेशन, वो लॉन्ग टर्म अप्रोच और उनका एक्सपोजर इट्स नाउ डिफरेंट. उनकी इंडस्ट्री डिफरेंट है. आप उनकी एक्सपोर्ट देख लें, हमारी एक्सपोर्ट देख लें, आप हमारी कल्चरल, हमारे एथिक्स देख लें और उनके एथिक्स देख लें. नॉट ऑल ऑफ देम, उनके भी प्रॉब्लम्स होंगे, बट इट्स अ डिफरेंट, आई गेस इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंपेयर. ठीक है, सो व्हाट आई फील लाइक इज पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स बनने की बहुत ज़रूरत है. जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि स्वीडन 90 लाख की आबादी है और स्पॉटिफाई वहाँ का प्रोडक्ट है. इट्स नाउ ग्लोबल. सो अगर 10 हम, वी डू नॉट नीड 1000 प्रोडक्ट्स, वी नीड गुड 10 प्रोडक्ट्स जो ग्लोबली स्केल कर सकें. सो एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में बन रहे हैं. मुझे लगता है जो फ्रीलांसिंग टियर पे जितनी जो टॉप के प्लेयर्स हैं ना, दे नीड टू कन्वर्ट देयर सेल्फ as an entrepreneur. They need to take training, they need to take guidance, they need to put themselves in that structure कि वो कैसे बन सके. गाइडेंस, लेकिन गाइडेंस किससे? कोई मेंटोरशिप उनको नजर आएगी तो वो उसकी तरफ जाएंगे ना. देखिए, वो कहते हैं ना, प्यासा कुएं के पास जाता ही होगा ना. तो आई गेस कि इधर बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बने हुए हैं. इफ दे वांट टू कांटेक्ट देम, इफ दे वांट टू रीच देम, व्हिच इज देयर ड्यूटी, अगर वो करते हैं तो उनको मिलेगी ना गाइडेंस. और आजकल तो एक डिजिटल साइड चल रही है. बिल्कुल. दिस इज नॉट डिजिटल एरा. नहीं, अगर आपने पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स से इंस्पायर होते हैं, नई मेंटरशिप लेनी, सो गो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. ऑनलाइन काम कर रहे हो ना, अपनी सर्विसेज को या एज अ फ्रीलांसर एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट भी कर लो कुछ. द गुड थिंग यू कैन इम्पोर्ट इज किसी एंटरप्रेन्योर्स के सेशंस जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो उधर उसकी पूरी जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, या जो किसी एंटरप्रेन्योर को जो है उसके साथ अगर किसी से आप एस्पायर हो तो उसके साथ जो टाइम स्पेंड करना, बाहर ट्रैवल करके वो एक्सपोजर लेना या ट्रैवल करके वो माइंडसेट बनाना, दिस इज समथिंग. जब तक वो बिलीव नहीं होगा ना कि मैंने अब फ्रीलांसर से एंटरप्रेन्योर बनना है या मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझे ये स्टेप्स 1 2 3 4 करने हैं, सो फिर नहीं होगा, फिर मुश्किल है. बट हो रहा है. अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स जो है वो पॉजिटिव साइड भी है. इट्स गोइंग समवेयर, इट्स गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. बेसिकली हम इंडिया से कंपेयर तो नहीं कर रहे, लेकिन हम उधर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. यस, वी कैन टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर. इंस्पिरेशन ले सकते हैं. तो सेकेंडली, अब मेरा लास्ट की तरफ, मैं एक सवाल की तरफ जाऊंगी. वो ये है कि लास्ट सवाल मैं ये करूँगी कि इस वक्त हमें क्या ज़रूरत है कि हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं या हम प्रोडक्ट मेकिंग की तरफ जाएं, क्योंकि प्रोडक्ट अगर बना लिया तो वही आपका एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाएगी. आई गेस वी नीड राइट पीपल डूइंग राइट जॉब टू क्रिएट अ बैलेंस. ठीक है, जिसको फ्रीलांसिंग आती है वो फ्रीलांसिंग करे, जिसको कंपनी बनाना आती है वो कंपनी बनाए, जिसको प्रोडक्ट बनाना आता है वो प्रोडक्ट बनाए. जो आज बिगनर लेवल पे शुरू हुआ है वो बिगनर लेवल पे करते करते अपने आप को लेवल अप कैसे करेगा उस पर भी मेहनत करे. सो इट वुड बी अ बैलेंस मॉडल कि अगर आज मैं एजेंसी हूँ तो मैंने एक प्रोडक्ट बनानी है, तो मैं अगर 50% टाइम, 60%, 70% टाइम एजेंसी को दे रहा हूँ तो 20-30% के मैंने नेक्स्ट क्या करना है उसको भी मैं टाइम दूँ. सो हर बंदा जो जिस जगह पे है उसको एनालाइज करना चाहिए कि वो किस जगह पे है. फिर उसको ये चीज़ देखनी चाहिए कि मेरे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मेरे प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल्स और अपना रोड मैप को प्लान करना चाहिए. तो हर बंदा जो अपनी अपनी जगह पे है वो फिर नीचे से आने वालों के लिए जगह भी छोड़ता चला जाएगा और वो आगे ग्रो भी करता चला जाएगा. एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छी बात की आपने. तो जो हमें प्रोडक्ट मेकिंग की बात कर रही हूँ तो वो वहीं पे अपनी जगह पे रहकर वो आगे काम कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही हमने भी ऐसे ही किए, बाकी भी ऐसे ही करते हैं और डे वन पे भी कर सकते हैं. डिपेंड करता है स्ट्रक्चर क्या है ना आपका. यू नीड टू हैव दैट राइट फंडिंग, राइट पार्टनर, राइट टेक्नोलॉजी टीम. इफ यू हैव ऑल दैट स्टफ एंड यू कैन bear the expenses of your family and of yourself, so you can start a MVP or a product as well if this is your passion. So जिसको जो अच्छा लगता है वो उस तरह करे फिर. Okay, and what did you learn from your journey, and what did you learn from your journey, and what's your favorite brand case study? Okay, so my learning is like there are 3 to 4 learnings जो मैंने अपने अकॉर्डिंग देखी है कि you have to pretend sometimes customer is always right. Sometimes customer is right, sometimes you have to pretend to
have that positivity and to be optimistic in this way that you want to serve the client. ठीक है, so optimistic होना बहुत ज़रूरी है. और business acumen is the most important part. I've seen a lot of people doing failures just because they do not have the business acumen. They were good with passion, they were good with ideas, they were good with in all aspect, but the missing part was business acumen. तो business acumen मैंने अपनी जर्नी में सीखा है, बहुत ज़रूरी है. One, secondly ये कि you need to be on your toes if you are in this industry. Every industry has their own pros and cons, but I feel like कि इस इंडस्ट्री में you have to be on your toes. मैं specifically अगर इस इंडस्ट्री की बात करूँ. Second, third, your team is everything. If you are not able to make a good team, it's very difficult for you to go far. So if you want to go far and if you want to go fast, build a team working with you, not for you. So this is my learning. Fine. And second, sorry, what was the second part of your question? Your favorite brand case study. Okay, my favorite brand case study is something, not any individual brand, because I've seen a lot of brand doing good. So not really, honestly speaking. There's no single brand. There are a lot of brands. ज़बरदस्त, एक्सलेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और उन सब के लिए भी जो सब यहाँ पे सुन रहे हैं, जो भी ई कॉमर्स कर रहे हैं वो आपको सुन रहे हैं, आई होप उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये. Thank you so much, Reza, for inviting me. Thank you. Have a nice day.